ही गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.2। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज है हमारा 23 नवंबर, यानी कि आज से 6 दिन बाद हमारा डीएलएड का पेपर है, जिसकी तैयारी हम पिछले करीब 1 साल से कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है इसमें भी हम लोग लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्लास होती है वो रात को 9 बजे लाइव होती है, लेकिन किसी वजह से आज मैं क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए ये रिकॉर्ड है, प्री रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जो 9 बजे ही आएगी। एज अ प्रीमियर आप इस क्लास को देख पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन रिज्यूम करके फिर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सोल्यूशन करने के लिए टाइम तो अभी रिकॉर्डिंग में तो नहीं दे सकता। आज 9 बजे क्लास लेना संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम नॉट इन द हाउस फॉर द क्लास। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर क्लास को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का क्लास का वो है, पॉज कर लीजिएगा सब लोग। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है। इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 80 मीटर देयर इज अ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड ऑफ द मैक्सिमम एरिया। द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, 80 मीटर डायमीटर है। अगर 80 मीटर डायमीटर है तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार पार्क यानी कि आपका एक सर्कुलर पार्क है, और इस सर्कुलर पार्क के अंदर जो आपका स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, अगर आप लोगों को 9th में याद होगा तो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको इसका मैक्सिमम जो खेल का मैदान है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियस हमारा 40 हो गया। तो और रेडियस अगर 40 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर है वो क्या है हमारा, 80 है। डायमीटर क्या है हमारा, 80 है। और हम सबको पता है कि जो डायमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है a√2। क्या होता है, a√2, यानी डायमीटर की जो वैल्यू हो गई वो आपकी 80 हो गई। ठीक है, डायमीटर की वैल्यू आपकी 80 हो गई। नाउ अगर a√2 की वैल्यू आपकी 80 है तो जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 80/√2। राइट, यानी जो साइड है स्क्वायर का उसका वैल्यू 80/√2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, यानी 80/√2 इंटू 80/√2। तो 8 8 64 हो जाएगा, 6400/2 हो जाएगा। रिजल्ट हो जाएगा आपका 3200, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2, 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y का मान क्या होगा। क्वेश्चन कई बार मैं आपको करवा चुका हूं, अभी फिर आप कर सकते हैं। x की वैल्यू को एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, 1 इंटू ए यानी a हो जाएगा। y की वैल्यू को 2a यानी 2a एज्यूम कर सकते हैं आप, और इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। राइट, तो 8x प्लस 9y का क्या मतलब है, 8x प्लस 9y का मतलब है 8 इंटू ए यानी 8a, प्लस 9y का मतलब है 9 2 18a। राइट, रेशियो या अपॉन में भी आप लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 8a प्लस का 2 2 4a। ठीक, तो 8 8 16 यानी कि हो जाएगा आपका 26a, और रेशियो 8 4 12 यानी कि 12a। ए से कैंसिल हो गया, 3 से ये 26 है, 2 से कट जाएगा, 13 2 26, 6 2 12, 13/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉज करिएगा और इसको पहले सॉल्व करिएगा। ठीक है, किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया। गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ अ मेटालिक कोन ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्फेयर्स। समझते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु, शंकु का मतलब होता है आपका कोन, जिसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कोन को मेल्ट करके गेंदों में परिवर्तित, यानी आपका स्फेयर में चेंज किया गया। अब एक बात समझना, जो स्फेयर में चेंज किया गया और जो कोन था, इनका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। अब जो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है π/3 r²h। ठीक है, और जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr²। अब इसका r डिफरेंट है तो πr³ होता है, सॉरी πr³ होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। पहले में जो आपका रेडियस है वो कितना, 30 सेंटीमीटर है, यानी π/3 इंटू रेडियस 30 है, यानी 30 इंटू 30 हो जाएगा आपका। और h की वैल्यू कितनी है, 45 है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r³। r³ का क्या मतलब है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी जो दूसरा रेडियस है वो 5 है, यानी इंटू
125 आपका ये हो जाएगा। पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 से आप 3 कैंसिल कर सकते हैं। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि गेंदों की संख्या, यानी यहाँ पे आप x भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 125। इसको सॉल्व करना होगा आपको, तो 5 25 जा 5 6 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, ठीक है। और इसका आंसर होगा आपका 81, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 9 आएगा। इसको आप क्रॉस चेक सोल्यूशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैंने शायद कहीं पे मिस्टेक करी होगी, आराम से सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन आपका यही आएगा 30 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 125 इंटू 4 छूट गया था मेरा, तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 81 आएगा, ठीक है। समझ में आया। एक्स क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ हमको पता नहीं थे कि नंबर ऑफ स्पेयर्स कितने हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। On dividing a number by 5 we get 3 as a remainder. What will be the remainder when the square of this number is divided by 5? तो पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, पहले वो नंबर हमें निकालना पड़ेगा जिस नंबर से 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता हो। तो डिविडेंड का रूल आपको पता है क्या होता है। डिविडेंड का रूल होता है आपका जैसे जो डिविडेंड x होगा वो होगा 5 इंटू पी प्लस का 3, ये मान लेते हैं नंबर है हमारा, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया x। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम और इस संख्या के वर्ग को भी 5 से भाग देंगे, राइट। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25p स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 5 3 15 15 2 30p, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर 25p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30p, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं इसमें, ये 30 25 है, देखो अब इस p को ना इधर ले आओ, तो जगह 25p स्क्वायर प्लस का 30p और प्लस का 9, ठीक हो गया। अब अगर आप इसमें 5 इन पहले दोनों में कॉमन ले रहे हो तो 5 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 5p स्क्वायर प्लस 6p, और इस 9 को आप एक काम कर सकते हो, 9 को आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे 9 को आप 5 प्लस 4 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 5 प्लस 4 लिख सकते थे। तो 5 इसके अंदर आ जाएगा पूरा पूरा, तो 5 इसके अंदर आ जाएगा, तो 5 की जगह पे प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि 5 1 जा 5 और प्लस का 4 बचेगा। तो 5 से 5 डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस में दोबारा ले लूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 40% लोग अखबार X, 50% लोग अखबार Y और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तब कितने प्रतिशत लोग इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। If 40% of the people read newspaper X, 50% read newspaper Y and 10% read both the newspaper, then what percentage of the people read neither of the newspaper? राइट अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो 40%। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना एक सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, 100 माइनस जो हमें ये दिया हुआ है, जो दोनों करते हैं, दोनों अखबार पढ़ते हैं आपसे बोला गया है, और यहाँ पे 40 है यहाँ पे 50 है, तो क्या करोगे 40% प्लस 50% और माइनस इन दोनों का क्या कर देंगे आपका जो 10% है। ध्यान रखिएगा जो ऊपर है ये भी आपका पॉजिटिव, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 40% पढ़ते हैं, 50% पढ़ते हैं और 10% भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पे होता कि 40% नहीं पढ़ते हैं, 50% नहीं पढ़ते हैं और 10% पढ़ते हैं, तो हम इन दोनों को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। मतलब जो ये दोनों बोथ वाला जो आपका परसेंटेज है, ये अगर पॉजिटिव है तो ऊपर के दोनों भी पॉजिटिव में चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर के दोनों भी नेगेटिव में चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं, प्रॉफिट लॉस की क्लास में, परसेंटेज की क्लास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 और 4 9, 90 माइनस 10 आपका हो जाएगा 80%। आप 100 में से 80 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 20%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच नहीं है। Which of the following numbers does not lie between -5/6 and 7/8? अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, आपको एलसीएम बैलेंस करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे 24, 6 और 4 और 12 है, राइट। तो 6 और 8 है, तो हमें एलसीएम बैलेंस करना है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 24। तो भाई -5/6 को आप 24 कैसे बनाओगे, ऊपर और नीचे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -20 अपॉन 6 4 जा 24, ठीक है। फिर 8 3 जा 24,
तो ये हो जाएगा 24, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा -20/24 और 21/24। ठीक हो गया, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें जो है इन सभी को बैलेंस करना है। अब देखो -20 और प्लस के 21 के बीच -17 आता है, बिल्कुल आता है, तो मतलब ये लाई करेगा। फिर इसको भी 24 में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, इंटू 4 और इंटू 4 कर दोगे तो जाएगा 20/24। तो -20 और 20 के बीच में 20 आता है, बिल्कुल आता है, ये भी लाई करेगा। फिर इसको इंटू 6 करोगे तो 6 3 ज़ा -18 और 6 4 ज़ा 24, तो -20 के बाद -19 आता है, फिर -18 आता है, ये भी लाई करेगा। अब ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2 और इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा -22/24, तो -22 इधर आएगा, इसके बीच में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त, यहां दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? बाई 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, बाई 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर? क्या डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमको समझना है कि भाई मान लेते हैं कि जो एक आर्टिकल है उसका प्राइस हमारा 100 रुपीज है, जो एक आर्टिकल है उसका प्राइस हमारा 100 रुपीज है। ठीक है, तो गेट 2 फ्री, 2 अगर हमें फ्री मिल रहे हैं 3 खरीदने पे। अब समझना ध्यान से, टोटल कितने हैं, 5 हैं। अगर हमने टोटल खरीदे होते तो कितने मिलते हैं हमको, 500 रुपए खर्च होते, बट अभी हम कितने खरीद रहे हैं, 300 खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं, 300 रुपए खर्च कर रहे हैं, राइट। तो कितना डिस्काउंट हुआ, मतलब 500 की चीज आपको 300 में मिल गई, यानी मार्क प्राइस 500 था और आपका सेलिंग प्राइस 300 है। कितने का डिस्काउंट हुआ, 200/500 इंटू 100। ठीक है, तो 5 2 10, 0, 20 इंटू 20, 40% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट के 12 सेकंड है तो y का मान क्या होगा? इफ y% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स, देन द वैल्यू ऑफ y इज। ठीक है, तो इफ y% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 12 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे का y प्रतिशत, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी 60 इंटू y/100। ठीक है, 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मिनट में हमने कन्वर्ट किया तो 1 मिनट को एज इट इज रहने देंगे और प्लस 12 सेकेंड को घंटे में, मिनट में चेंज कर देंगे, 12/60 हो जाएगा ये। ठीक हो गया, तो ये हो गया 60 इंटू y/100 इज इक्व टू, यहाँ पे 12 5 जा 60 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 और 1 6/5 है आपका, हो जाएगा। ठीक हो गया, आपको क्या बताना है, y की वैल्यू बतानी है, तो y इक्व हो जाएगा 6 इंटू 100/60 इंटू 5। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 मिनट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉज करके जरूर सॉल्व करना पहले। ठीक है, यदि x z से 50% बड़ा है और y z से 25% बड़ा है तो x y से कितने प्रतिशत बड़ा है? हमारे पास 3 नंबर हैं, x, y और z। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x को भी z से कंपेयर किया गया है, y को भी z से कंपेयर किया गया है, मतलब हम z को 100 एज्यूम कर सकते हैं। x जो है z से 50% बड़ा है, तो 50% बड़ा का मतलब 150% हो गया। y जो है वो z से 25% बड़ा है, यानी y आपका 125 हो गया। ठीक है, तो x y से कितने प्रतिशत बड़ा है आपसे पूछा गया, यानी 150 125 से कितना बड़ा है, यानी आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 125 से कर रहे हैं, और जिससे कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो 150 माइनस 25 इज 25/125 इंटू 100, तो 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, 20% इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 98। क्लियर है सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि p प्लस क्यू बराबर 10 है, पी क्यू बराबर 5 है, तो p/q प्लस q/p का मान क्या होगा? राइट, तो p प्लस क्यू की वैल्यू आपकी 10 हो गई और pq की वैल्यू आपकी 5 हो गई। राइट, बहुत कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देना सिंपली, तो ये हो जाएगा p/q प्लस q/p। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा pq, तो ये हो जाएगा p इंटू पी, दैट इज p स्क्वायर, और प्लस q इंटू q स्क्वायर। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि p प्लस क्यू स्क्वायर में 2pq जोड़ देंगे और 2pq माइनस भी कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैल्यू में चेंज इससे नहीं आएगा, क्योंकि जितना हमने जोड़ा है उतना ही हमने घटा दिया है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाली वैल्यू है ना, ये क्या बन गई, ये बन गई आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है, मुझे कहीं जाना है और इस वजह से मैंने आज लाइव भी क्लास में नहीं ले पाया। ठीक है ना, तभी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपको अगर बहुत स्पीड से लग रहा हो तो आप स्लो कर लेना। ठीक, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन
पी क्यू, राइट। तो p प्लस क्यू की क्या वैल्यू है, 10 है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100 हो गया, माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 टू ज़ा 10 हो गया, अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 100 माइनस 10 आपका कितना होता है 90, और 90 अपॉन 5 यानी 18 पंजे 90, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अगला प्रश्न पॉज करिए और इसको सॉल्व जरूर करिएगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब इनसाइड द स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक हमारा स्क्वायर हो गया, राइट। साइड कितना है इसका 14 है। अगर हमने इसके अंदर सबसे बड़ा सर्किल ऐसे ड्रॉ किया है तो यहां से यहां तक पूरा 14 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा आपका, रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो त्रिज्या होगी वो 7 हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 और 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखें फिर अब इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अ थीव स्टील्स अ कार एट 2:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपका द थेफ्ट इज discovered at 3 PM and the owner sets off in another car at 75 किलोमीटर पर आवर, when will the overtake the thief? एक चोर 2:30 बजे रात को एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर को कब पकड़ लेगा? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक काम करना है, वो क्या करना है कि दोनों को एक ही टाइम से आपको चलाना है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, क्योंकि चोर 2:30 बजे निकल चुका था और जो मालिक को पता चला वो आधे घंटे बाद चला, तो अब चोर को पहले आधा घंटा चला लो कि चोर आधे घंटे में कितना चल लेगा। अब चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी आधे घंटे में चोर चला होगा कितना 30 किलोमीटर। भाई एक घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर चला होगा, राइट। 30 किलोमीटर चल गया। अब क्योंकि दोनों ही एक दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि चोर जिस दिशा में चल रहा है उसी के पीछे मालिक आ रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन होती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है जिसको हम हिंदी में सापेक्ष चाल कहते हैं, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, तो उसमें आपका माइनस हो जाता है। इसकी स्पीड है 75 जो हमें दे रखी है, और चोर की स्पीड है 60, यानी ये हो गया आपका कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी सापेक्ष चाल हो गई। दूरी आपकी 30 किलोमीटर हो गई। तो आपके पास दूरी है, आपके पास स्पीड है, आप टाइम निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा आपका 30/15 यानी कि 2 घंटे। यानी 3 बजे दोनों ने चलना शुरू किया था। दोनों ने क्यों? क्योंकि उसको हम आधा घंटा पहले चला चुके हैं। ठीक है, तो 2 घंटे और 3 + 2 5 आपका हो जाएगा 5 PM, 5 PM। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर 5% का आपको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 95%। 95% की वैल्यू हो जाएगी 1140। 5% प्रॉफिट की बात है तो 105% आप निकालेंगे, जो हो जाएगा आपका 1140 अपॉन 95 इंटू 100। अब इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा 1260, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस देन द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटरनल एंगल इज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है, तब इसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण क्या होगा? मान लेते हैं जो छोटा कोण है वो x है, तो दूसरा कोण जो होगा वो क्या होगा, उसके 2 गुने से 30 कम होगा, यानी 2x - 30 होगा। अब आपसे बोला गया है कि चतुर्भुज का आंतरिक कोण यानी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो योग होता है वो आपका 360 होता है। तो पहला आपका x हो गया। ठीक है, सॉरी क्या बोला गया है, सब इसका आंतरिक कोण क्या होगा? सबसे पहली बात, जब हम एक बात कर रहे होते हैं समांतर चतुर्भुज की, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं। यानी एक x है तो ये भी x होगा, एक अगर 2x - 30 है तो दूसरा भी 2x - 30 होगा, यानी 2x - 30 प्लस 2x - 30 प्लस x और प्लस का x। ठीक है, इस इक्वल हो जाएगा आपका 360। पॉज करिए और इसको प्रॉपर सॉल्व करिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - 30
अच्छा मैं सही कर रहा था, 2x प्लस 2x और प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 60, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 360, राइट। तो 2 आपका हो जाएगा 6x, 6x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 420, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 420/6, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x का मान ज्ञात कीजिए यदि नीचे दिए गए डाटा का समांतर माध्य शून्य है, राइट। तो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, एक x+3 की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 3 बार आया है, मतलब x+3 3 बार आया है, x-7 7 बार आया है और x+4 11 बार आया है। अब हमें क्या करना होता है, माध्य निकालने के लिए, माध्य का मतलब है हमको अगर मीन निकालना होता है तो हमको क्या करना होता है, मीन निकालने के लिए हमें जो है सम चाहिए होता है। तो सम इसका कैसे होगा, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी x+3 इंटू 3 कर दो या x+3 को 3 बार जोड़ दो, एक ही बात है। उसी तरह x-7 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो या उसको 7 बार जोड़ दो, एक ही बात है। फिर प्लस x+4 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो या 11 बार जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 3 9 प्लस 7x माइनस 7 7 49 प्लस का हो जाएगा 11x और प्लस का हो जाएगा आपका 44। और इसका आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने का मतलब टोटल कितने नंबर हो गए आपको, आपके टोटल आपको जो नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है, तो जो टोटल नंबर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओके, इसमें ना ऑप्शन एक्चुअली मैच नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे एरर हुआ है, वो ये हुआ है कि ये प्लस नहीं माइनस है, ये सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, मैंने प्लस कर दिया था किसी वजह से, बट मैं इसको अब ठीक कर दे रहा हूँ, रीजन है इसको ठीक करने का। तो हो जाएगा x-4 11x-44 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड किससे करोगे आप, 11 और 7 और 3 10, 10 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21 हो जाएगा, तो आपका मीन आ जाएगा, राइट। तो 3x और 7x कितना हो जाएगा, 10x, 10x और 11x कितना हो जाएगा आपका 21x अगेन, तो 21x ही आपका हो जाएगा। फिर प्लस 49 और 44 को आप ऐड कर दो, तो 49 ये माइनस का 44 है, राइट, माइनस का 44 है, तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 44, 9 और 4 13, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 93, तो 93 हो गया। अब 93 में आप 9 माइनस कर दोगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा। मेरे पीछे हाइट तो नहीं हो रहा, नहीं अभी तो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका 84, राइट। तो 21x माइनस 84 अपॉन 21 आपका ये हो जाएगा, राइट। और आपको क्या बताना है, आपको इसका माध्य समांतर माध्य शून्य दे रखा है, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो ये 0 के इक्वल हो गया, यानी 21 0 हो गया, यानी 21x की वैल्यू आपकी माइनस 84 इधर आएगा तो प्लस का 84 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21 4 जा 84, यानी 4 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज ट्रिपल्ड देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दी जाए तो इसका आयतन कितना बढ़ेगा। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर आप परसेंटेज कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस केस में आपको हमेशा कोशिश करनी है कि यहाँ पे 100 आए, जो बेस वैल्यू है वो 100 आए, क्योंकि उसमें चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक। तो अब हमें पता है कि जो आयतन होता है, जो आपका क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल बी और एच, यानी हमें एल बी एच की वैल्यू कुछ ऐसे रखनी है कि उनका मल्टीप्लाई करके हमारा 100 आए। तो लेंथ में 25 रख लेता हूं, ब्रेथ में 2 रख लेता हूं और एच में 2 रख लेता हूं, तो जगह 25 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि 3 गुना कर दो, यानी लेंथ हो गई आपकी 75, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 75 इंटू 6 इंटू 6 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 2700। पहले 100 था, अब 2700 हो गया, तो कितना बढ़ा आपका 2600% बढ़ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ईंट की मापें 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर हैं, तो 20 मीटर और 2 सेंटीमीटर और 0.75 मीटर की माप वाले दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी, राइट, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो अब देखो, कभी भी आपको दीवार बनानी है ब्रिक से, तो दीवार के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से आपको डिवाइड कर देना है, एक ब्रिक के वॉल्यूम से, ठीक है। एक ईंट के वॉल्यूम से, एक ईंट के आयतन से दीवार के आयतन को आपको भाग दे देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो यूनिट है सेंटीमीटर 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 है, लेकिन ये मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है। तो हमें क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा 20 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 इंटू 200 और इंटू 75, तीनों को 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे एक ईंट की माप से, यानी 20
इंटू 10 इंटू 7.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 75, 10 ज़ा आपका 750 हो गया, 10 से 10 कट गया, 21 ज़ा 20 हो गया, आंसर हो गया आपका 2, 1 2 3 4, 20,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को ये चीज? होपफुली क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ओके। तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, फिगर आपके सामने बना हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर है और 5 6 7 है, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपको बतानी है। 3 सर्कल्स टच दिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ना मैं एक काम कर रहा हूं, मैं जो है इस क्वेश्चन के लिए अभी ना इसको हटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। चलिए, तो फिगर आपके सामने है। तो तीन वृत्त हैं, तीन सर्कल हैं जो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमने इसके बीच में कनेक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी होगी, ध्यान देना। ए बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया। फिर है ए सी, तो जो ए सी की वैल्यू है वो है एक्स प्लस जेड। ठीक हो गया। फिर बी सी की वैल्यू है वाई प्लस जेड, बी सी की वैल्यू हो गई आपकी वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियर है इतना? बी सी की वैल्यू वाई प्लस जेड हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमको इनको इसका यूज करना है। जैसे हम पहले और दूसरे का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से। ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, और हमें बता रखा है कि जो ए बी है वो कितना है आपका 5 है। ए बी की वैल्यू 5 है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 हो गई। एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। सिमिलरली वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। ठीक है, अब हमें यूज करना है इसका, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अगर 5 है तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक काम करो x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई। ठीक है, और x की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए। तो x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो इस x की जगह पे 5 माइनस वाई आएगा, यानी 5 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप अब देखो 5 माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, x की वैल्यू पे हमने रख दिया 6, तो x की जगह पे रख दिया 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई प्लस जेड इक्व टू 6 हो गया। बट इससे हमारी कुछ हेल्प नहीं हुई, राइट। तो हेल्प नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। तो माइनस वाई प्लस जेड इक्व टू हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 5 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने की क्वेश्चन है, y प्लस जेड इक्व टू 7, इसको यहाँ पे रख दो, y प्लस जेड इज इक्व टू 7। इसको सॉल्व कर देंगे, y से y कैंसिल, 2z की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, और z की वैल्यू जो हो जाएगी 8/2 आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, 8/2 आपकी 4 हो जाएगी। हालांकि इसको मैं दूसरे तरीके से बताने वाला था, बट मेरे को इंस्टेंट जो सही लगा वो मैंने बता दिया। z इक्व टू आपका 4 आ गया, तो z की वैल्यू 4 आ गई। तो अब इसी तरह से आप बाकी सबकी निकाल सकते हैं, वृत्तों की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक, तो z की वैल्यू अगर 4 आ गई तो आपको क्या बताना है, अब x और y की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, राइट। x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो z तो आपका ये हो गया, यानी जो ये वाला ट्रायंगल है इसका रेडियस आपका 4 आ गया। ठीक है, इसका ट्रायंगल आपका रेडियस 4 आ गया। y और x भी निकाल लो, तो अगर इस z की वैल्यू को यहां रखोगे तो y आ जाएगा, क्योंकि y प्लस जेड इक्व टू 7 है, राइट। यानी y प्लस 4 इज इक्व टू 7 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो y की वैल्यू 3 हो गई, यानी ये हो गया, राइट। उसी तरह x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x प्लस वाई इक्व टू 5 से, राइट। तो x प्लस 3 इज इक्व टू 5 है, यानी x की वैल्यू आपकी 2 हो गई, यानी आंसर हो गया 2, 3 और 4। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे होगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को क्वेश्चन, एक बार खुद करके देखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 2/5, 3/10 और 5/15 का लॉसो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 4/15। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर न्यूमरेटर यानी अंशों का एलसीएम निकालते हैं, और नीचे जितने डिनोमिनेटर होते हैं उनका हमें एचसीएफ निकालना होता है, यानी हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो ऊपर का एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 अपॉन एचसीएफ ऑफ 5, 10 और 15 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, समझ में आया। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12 अपॉन 5, 10 और 15 का एचसीएफ जो है 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही होगा।
अब हमारे सामने जो है एक पाई चार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल पर्यटक संख्या 20 लाख है, आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि 20 लाख में से किस देश से कितने आते हैं, राइट। जैसे अमेरिका से 40% आता है, अदर से 20% आता है, जापान से 30% आता है और यूके से 10% आता है। आपसे पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट नंबर बिटवीन यूएस एंड जापान। तो यूएसए से कितना आता है भैया, 40% आता है। जापान से कितना आता है, 30% आता है। यानी अंतर कितना हो गया, 10% हो गया। और 20 लाख का जो 10% होता है वो आपका 2 लाख होता है। आप ऐसे कर भी सकते हो, 20 गुणा 10/100, तो कट कर दिया, 2 लाख आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ टूरिज्म फ्रॉम यूके डबल्स, जो यूके से जितने टूरिस्ट अब तक आते थे, ब्रिटेन जो जिसको हम कहते हैं, उसका अगर डबल आ जाए तो अब तक कितने आते थे भैया, टोटल 20 लाख है, ब्रिटेन से 10% आता था ब्रिटेन से, यानी पहले 2 लाख आते थे। अब वो कह रहा है कि अगर डबल हो जाए, यानी 2 लाख की जगह 4 लाख आने लग जाएं, तो टोटल रिमेन सेम हो लेकिन आने वाले 20 लाख ही हो। तो आपको बताना है कि जो यूके का एंगल है वो कितना होगा। तो भाई 4 आ रहा है, कितने में से आ रहा है, 20 में से आ रहा है, एंगल में चेंज करना है तो 360 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 चौको 72, 18 4 72। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके गाइस, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात है। इफ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर साइड क्यूब्स, मतलब 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन है, उसको छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर में हमने कट किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड द कट आउट क्यूब्स। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर हो और 1 सेंटीमीटर वाले जितने होंगे दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। और वॉल्यूम और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 इंटू 1। लेकिन ये कितने हैं, मान लो कि x क्यूब है, तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब हो जाएंगे वो 64 हो जाएंगे। किसमें, नए वाले। आपको क्या बताना है, प्रारंभिक घन यानी जो पहले क्यूब था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² यानी 6 इंटू 4 किया हमने। और नीचे आप क्या करोगे, 6 इंटू 1 करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर टोटल क्यूब कितने हैं, 64 है। 6 से 6 कट गया, 4 4 जा 16 होता है, तो ये हो गया 1, 16 4 जा 64, 1/4 यानी 1/4 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अंकित मूल्य x वाली एक वस्तु पर बट्टा a% है तो बट्टा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह है मार्क प्राइस हमारा, यह है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस हमारा मान लेते हैं कि कुछ भी रहा होगा, वी डोंट नो। ठीक है, मान लो x रहा है, क्योंकि बोला गया है, सॉरी x है, और आपको डिस्काउंट यहाँ पे a% का मिल रहा है, तो आपसे बोला गया कि डिस्काउंट कितना होगा। सिंपल सी बात है, x का a% यानी x इंटू a/100। ठीक है, x इंटू a/100 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डीएलएड में आया हुआ था पिछले बार ऐसा क्वेश्चन है। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n क्या है। इफ n² - 1 इज डिवाइडेड बाई 8 देन n इज। आपको एक एक करके ट्राई करना है। इंटीजर क्या होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक, लेकिन उसमें फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते, जैसे -1 -2 -3 3 4 5 6 सारे नंबर्स। ठीक है, जीरो नहीं होता। तो इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर मान लो, 1 मान लो। ठीक है, चलो 1 नहीं, आप 4 मान लीजिए। ठीक है, 4 मान लीजिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। -1 करो, कितना होता है 16 - 1 आपका 15। क्या 15 8 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी ए वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा अनैचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 में तो 4 भी आता है भैया, तो 4 आपका, ठीक है, 4 आपका फिर से ये भी फेल हो गया। फिर है एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब जैसे कि आपका क्या हो गया, 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया। करके देखते हैं, 3 3 9 - 1 8, 8 तो 8 से डिविजिबल है। फिर 5 है 25 - 1 24 भी 8 से डिविजिबल है। फिर 7 7 49 - 1 48 भी 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। डी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी में भी इवन इंटीजर आप 4 एज्यूम कर सकते हो, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल a तथा उनका गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज a एंड देयर प्रोडक्ट इज b, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। ठीक है, क्या बोला गया आपसे, दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं संख्या x और y है, यानी आपको x + y की वैल्यू यहाँ पे a दी हुई है, और उनका गुणनफल यानी xy आपको b दिया हुआ है।
तो आपको उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है, यानी आपको 1/x प्लस 1/y बताना है। तो एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा, x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, a दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू आपको b दे रखी है, a/b आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक हो गया। क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी, आज 35 मिनट की क्लास हो चुकी है ना, बट क्योंकि मैं बीच में रुका नहीं हूँ लाइव क्लास में, तो आप लोग सॉल्व करते हैं, मैं आपको टाइम देता हूँ। तो आज आप लोगों ने पॉज करके किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका x रेशियो y आपका 1/2 रेशियो 1/3 है, y रेशियो z आपका 1/5 रेशियो 1/3 है। सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा, और उससे पहले हमें ये वाले फ्रैक्शन रेशियो को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 रेशियो 1/3 है, एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3:2, यानी x रेशियो y आपका हो गया, x रेशियो y आपका हो गया 3:2। ठीक है, फिर आपका y रेशियो z कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा 3:5, और y रेशियो z आपका हो जाएगा 3:5। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, 3:2 और 3:5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 2 6 और 5 2 10। कई लोगों को लग रहा हो कि सर आपने स्पीड बहुत बढ़ा दी है, भाई एग्जाम है 2 दिन में, 2 दिन मतलब 6 दिन में, तो इस समय वो जो स्पीड हमारी शुरू में चल रही थी, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़े हैं उनको पता है कि मैंने किस स्पीड में पढ़ाया है, राइट। तो ये हमारा हो गया 9 6 10, यानी x की जो वैल्यू हो गई वो 9x हो गई। ठीक है, और y की वैल्यू आपकी 6x हो गई, और z की वैल्यू आपकी 10x हो गई। आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई यानी 9 6 15, ठीक है, और अपॉन y प्लस जेड यानी 6 और 10 16, 15/16, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ा सा स्पीड में क्लास को कराया है, अभी जस्ट 8:40 हो रहा है कि मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ आज ही के दिन। जब आप ये क्लास देख रहे हो, आपका इस समय अगर आपने 9 बजे से देखना शुरू किया है तो ये 9:40 हो रहे होंगे आपके लिए, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी से 1 घंटा जस्ट पहले 8:40 अभी हो रहा है, मुझे अभी कहीं निकलना है, दैट्स वाई मुझे क्लास पहले से रिकॉर्ड आज करनी पड़ रही है। मैं प्रीमियर में क्लास को अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। कुल क्वेश्चन मैंने आज 29 या 28 कराए हैं अप्रॉक्सीमेटली। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं आता पहले सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक एक चीज जाके पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर, और डीएलएड के लिए अभी से डेली जो है आप लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो।